तो आज का टॉपिक है आघात, दुर्व्यवहार और हिंसा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तो आज का सीखने का मकसद है हिंसा, दुर्व्यवहार और आघात के बारे में समझना, हिंसा के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में समझना और मन की स्थिति के बारे में समझना, जिसमें अनुभूति यानी कि कॉग्निशन, व्यवहार और भावनाएं कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और आघात से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए सुरक्षात्मक तंत्र द्वारा मुकाबला करना। तो आइए समझते हैं कि हिंसा, दुर्व्यवहार और आघात क्या है। हिंसा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हिंसा को इस प्रकार परिभाषित किया है: शारीरिक बल या शक्ति या धमकी या वास्तविक रूप में जानबूझकर उपयोग करना, जिससे स्वयं के विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध या किसी समूह या समुदाय के विरुद्ध जिसके परिणाम स्वरूप या तो चोट पहुंचे, मृत्यु हो जाए या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचे, और कुरूपता या किसी कमी के होने की संभावना जब अधिक होती है तो उसको हिंसा माना जाता है। दुर्व्यवहार। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने दुर्व्यवहार को ऐसे परिभाषित किया है। वे कहते हैं, बातचीत या ऐसा आदान प्रदान जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या जानवर के प्रति क्रूर, हिंसक, अपमानजनक या आक्रामक तरीके से व्यवहार करता है तो उसको दुर्व्यवहार माना जाता है। दुर्व्यवहार विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे हानिकारक व्यवहार का पैटर्न, मौखिक या शारीरिक हमला या किसी का हनन या उल्लंघन, बलात्कार करना, अन्यायपूर्ण आचरण करना या अपराध और अन्य प्रकार की आक्रामकता करना। सदमा। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने आघात को इस प्रकार परिभाषित किया है। वे कहते हैं कि कोई परेशान करने वाला अनुभव जिसके परिणाम स्वरूप काफी अधिक भय, लाचारी, डिसोसिएशन, भ्रम या अन्य विघटनकारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, व्यवहार और कामकाज के अन्य पहलुओं पर लंबे समय तक चलने वाले नकारात्मक प्रभाव के लिए पर्याप्त तीव्र होता है, तो उसको सदमा माना जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में जानना क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और अपने स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आत्म जागरूकता की कमी होती है, और उन कमजोर लोगों और स्थिति की पहचान होती है जो हिंसा, दुर्व्यवहार और आघात के उच्च जोखिम में होते हैं। और प्रारंभिक रोकथाम के लिए मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में हमें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं मन की स्थिति के बारे में। ये हमारे मन की मनोवैज्ञानिक स्थिति है। हमारा मन जो है वो कंसिस्ट करता है विचार, भावनाएं, व्यवहार को, यानी कि थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर। और ये तीन जो हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। जैसे कि जो हमारे मन में ख्याल चल रहे हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, उसका असर पड़ता है फीलिंग्स पे और बिहेवियर पे, और उसी तरह जो भी हमारे फीलिंग्स हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, उसका असर हमारे थॉट पे पड़ता है, यानी कि हमारे विचार पे, और उसका असर हमारे व्यवहार पे भी पड़ता है। और उसी तरीके से जो भी हमारा व्यवहार है, हम व्यवहार के माध्यम से जो कुछ भी दिखाते हैं वो हमारे थॉट्स को और हमारा जो भी अंदर की फीलिंग्स हैं उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। आइए समझते हैं अनुभूति के बारे में, यानी कि कॉग्निशन। हमारे कॉग्निशन में सबसे पहले, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का तर्कहीन विचार हो, यानी कि इरैशनल थॉट्स हो, तर्कहीन विचार हम उसको बोलते हैं जो बिल्कुल इलॉजिकल हो, जो किसी सबूत के ऊपर आधारित नहीं हो, यानी कि उसका कोई एविडेंस नहीं होता है, और ये ज्यादातर विश्वास में निहित मान्यताओं पर काम करता है, यानी कि ये अजम्पशंस होते हैं जिसके पीछे कोई एविडेंस नहीं होता है। इसको हम तर्कहीन विचार बोलते हैं। और तर्कहीन विचार की वजह से व्यक्ति को क्या होता है, वो अपने आप को और दूसरों को एक नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लग जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि नेगेटिव व्यू पैदा कर लेता है सेल्फ को और दूसरों को लेकर। और इसके वजह से, इस नकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से वो निराशा, बेबसी और नाकाबिल सा महसूस करने लगता है। और जब उसके नकारात्मक दृष्टिकोण इस तरीके से बदल जाता है, तब उसका असर पड़ता है कॉग्निशन पे। और किस तरीके से असर पड़ता है, वो बार बार आने वाले अप्रिय विचार के बारे में सोचने लगता है, और उसका जो भी निर्णय होता है वो खराब होता है, यानी कि जजमेंट सही तरीके से वो ले नहीं पाता, और उसका जो कंसंट्रेशन है वो काफी कमजोर हो जाता है, और साथ में काफी सारी चीजों को भूलने लग जाता है।
और इस तरीके का जो प्रभाव पड़ता है कॉग्निशन पर, वो दोबारा उसके इरैशनल थॉट्स को प्रभावित करता है, यानी कि बढ़ा देता है। और ये तीनों चीजें एक साइकिल में घूमते रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करके। तो आइए देखते हैं तर्कहीन विचार के कुछ उदाहरण। ये सब मेरी गलती थी, मैं अपनी समस्याओं को किसी के साथ साझा नहीं कर सकता, पूरी दुनिया ऐसी ही है, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं सजा का हकदार था, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता, अब जीने का कोई मतलब ही नहीं है, ये मेरी किस्मत है, मुझे इसे स्वीकार करना होगा। तो आइए समझते हैं दुर्भावनापूर्ण भावनाएं क्या हैं। दुर्भावनापूर्ण भावनाएं को इंग्लिश में मैलअडैप्टिव इमोशंस भी कहा जाता है। मैलअडैप्टिव भावनाएं पिछली स्थितियों या घटनाओं की सीधी प्रतिक्रियाएं हैं जो अब व्यक्ति को वर्तमान में उत्पन्न स्थितियों से रचनात्मक रूप से निपटने में मदद नहीं करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति दर्दनाक घटना या कोई भी नकारात्मक जीवन घटना से गुजर रहा हो, जैसे कि यौन हिंसा या इंटरपर्सनल वायलेंस, उसका बातों को समझने का तरीका दोषपूर्ण तर्क से बदल सकता है, जिसकी वजह से उसके जो भी पिछले अनुभव हैं, यानी कि जो भी उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो ट्रिगर हो सकते हैं। और इसके ही चलते उसका खुद को, दूसरों को और पूरे दुनिया को देखने का तरीका नकारात्मक दृष्टिकोण में बदल सकता है। और इस नकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से वह नकारात्मक भावनाएं जैसे कि उदासी, शर्म, अपराधबोध, क्रोध और घृणा जैसे भावनाएं अनुभव और व्यक्त कर सकता है। और इन भावनाओं की वजह से उसका नकारात्मक दृष्टिकोण और भी बढ़ सकता है। अब हम कुछ दुर्भावनापूर्ण भावनाएं के प्रकार के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले है भावनात्मक विकृति। भावनात्मक विकृति अत्यधिक नकारात्मक भावनाओं के सामने काम न करने वाली रणनीतियों का उपयोग है। ऐसी रणनीतियों में आत्म नुकसान, आत्महत्या का प्रयास या भावनाओं के प्रभाव को रोकने का प्रयास तथा अत्यधिक मादक द्रव्यों का सेवन शामिल होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी महिला को उसके पति ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए शक किया, तो उस महिला का नकारात्मक भावना इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने आप को किसी नुकीली चीज जैसे ब्लेड से काटने की कोशिश करती है। तो ये एक मैलअडैप्टिव इमोशनल रेगुलेशन का स्ट्रैटेजी है। दूसरा प्रकार है भावनात्मक दमन। भावनात्मक दमन वह भावनाएं हैं जिनसे व्यक्ति जानबूझकर बचने का प्रयास करता है या उन्हें मन में ही दबा देने की कोशिश करता है, क्योंकि व्यक्ति ये नहीं जानता कि इससे कैसे निपटना है। उदाहरण के लिए, एक महिला को अपने पति से लगातार मानसिक प्रताड़न का सामना करना पड़ता था और वह नियमित रूप से उस पर चिल्लाता था और उससे ऐसा काम करने की मांग करता था जो उस महिला को करना पसंद नहीं था। वह जो कुछ भी करता है उसके बारे में नहीं सोचने की कोशिश करती है, क्योंकि ये भावनाएं उसे असहज महसूस कराती हैं। समय के साथ ये देखा गया कि वह महिला शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द का अनुभव कर रही है और ज्यादातर हफ्तों तक एक साथ बहुत लो मूड महसूस कर रही थी। अगला प्रकार है इमोशनल रिप्रेशन। इमोशनल रिप्रेशन तब होता है जब क्रोध, निराशा, उदासी, भय जैसी असहज भावनाओं को अनजाने में टाला जाता है। इससे मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति जैसे चिंता और अवसाद भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो माता पिता द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का सामना करता है, अपनी उन यादों को दबा देता है और एक वयस्क के रूप में उनसे पूरी तरह अनजान हो जाता है। दुर्व्यवहार की ये दमित यादें अभी भी उसे दूसरे से संबंध बनाने में कठिनाई पैदा करके इस व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। आखिरी प्रकार है चिंतन, यानी कि रूमिनेशन। रूमिनेशन नकारात्मक मनोदशा की स्थिति या नकारात्मक मनोदशा के कारणों और परिणामों के बारे में बार बार और निष्क्रिय रूप से सोचते रहने के रूप में परिभाषित किया गया है। लंबे समय तक रूमिनेशन का संबंध डिप्रेशन से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए, एक महिला को उसके पति ने 1 महीने पहले पीटा था। उसे इस बात को बोलने में परेशानी होती थी क्योंकि उसे लोगों के सामने दर्द और शर्म का सामना करना पड़ता था। वह जब भी कोई काम कर रही होती हैं तो सोचती रहती हैं कि क्या हुआ था उनके साथ। घर के काम और अन्य कामों की गुणवत्ता प्रभावित होती हैं और उसे लगता है कि वह काम को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से
ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही, क्योंकि वह बस ये सोचती हैं कि 1 महीने पहले उसके पति ने उसे सबके सामने कैसे पीटा था। दुर्भावनापूर्ण यानी कि मैल अडेप्टिव व्यवहार क्या है? ये वह व्यवहार है जो तीव्र भावनाओं से अस्थायी राहत देने में मदद करते हैं। ये खराब मुकाबला तंत्र का उपयोग करते हैं। ये वह व्यवहार है जो खराब तरीके से अनुकूलित, संशोधित या समायोजित करते हैं। ये स्वस्थ, उत्पादक तरीकों से सामना करने में सक्षम नहीं होते। जब ऐसे व्यवहार का उपयोग नकारात्मक स्थिति में लगातार बचने के लिए किया जाता है, तो ऐसा करने में मैलअडेप्टेशन होता है। तो मैलअडेप्टिव बिहेवियर को 2 तरीके से देखा गया है। एक है हाई रिस्क बिहेवियर और एक अवॉइडेंट बिहेवियर, यानी कि उच्च जोखिम वाला व्यवहार और बचाव व्यवहार। तो हाई रिस्क बिहेवियर के कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि आत्म नुकसान पहुंचाना, आत्महत्या का प्रयास करना, असुरक्षित यौन संबंध बनाना या किसी भी तरीके का नशे का उपयोग करना, जैसे शराब, धूम्रपान और अन्य दवाओं का दुरुपयोग करना, और सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा टाइम के लिए लगे रहना या बहुत ज्यादा खरीदारी करना, और ऑनलाइन गेमिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहना कि उस इंसान का जो डेली फंक्शनिंग है वो इम्पेयर हो रहा है। और अवॉइडेंट बिहेवियर यानी कि बचाव व्यवहार का कुछ ऐसा उदाहरण है, जैसे कि समाज से दूरी बना लेना और स्वयं की देखभाल में कमी हो जाना और अपने आप को दूसरों से अलग कर लेना। आइए समझते हैं कि मुकाबला तंत्र क्या है। मुकाबला तंत्र को हम इंग्लिश में कोपिंग स्ट्रैटेजीज भी बोलते हैं। मुकाबला करना उन विचारों और व्यवहारों के रूप में परिभाषित किया गया है जो तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते समय लोग जानबूझकर या अनजाने में रणनीति के रूप में उपयोग करते हैं। सभी व्यक्तियों को सक्षम महसूस करने, संबंधित होने और दूसरों से जुड़े रहने की बुनियादी जरूरतें होती हैं। जब इन जरूरतों का मुकाबला करने के लिए कोई चुनौती या खतरा होता है, तो रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। तो जो कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं, उसको भी 2 तरीके से देखा जाता है। एक है स्वस्थ मुकाबला तंत्र यानी कि हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज, जो हमें मदद करता है हमारे जिंदगी में, और दूसरा होता है अस्वस्थ मुकाबला तंत्र यानी कि अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज। कुछ उदाहरण हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज के ऐसे हैं, जैसे कि लोगों से मदद मांगना और बाउंड्री निर्धारित कर लेना। उसका मतलब ये है कि दूसरों को ओपनली कम्युनिकेट करना कि हम किस हद तक दूसरों के लिए अवेलेबल रहेंगे, किस हद तक हम दूसरों को मदद कर पाएंगे और किस स्थिति में हम अपना मदद नहीं कर पाएंगे। सभी चीजों में बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करना और जो भी बातें हैं उसको क्लियरली कम्युनिकेट करके सामने वाले व्यक्ति को बताना। और अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो हमारे जिंदगी में हमें लॉन्ग टर्म में मदद नहीं करते हैं, उसके कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि शराब या धूम्रपान या कोई भी नशीलों को उस समय बहुत ही ज्यादा उपयोग करना स्ट्रेस के साथ डील करने के लिए, और अपने जो भावनाएं हैं उनको अनदेखा कर देना, और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सामान्य करना, जैसे कि उसको नॉर्मलाइज कर देना, और दूसरों पर निर्भर रहना। हर चीज के लिए दूसरे के ऊपर अगर हम डिपेंडेंट हो जाएं, वो हमें बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। और कुछ ऐसे तरीके जैसे पहले बताया गया था, गेमिंग या शॉपिंग या बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग, इन सब चीजों के साथ अगर हम लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस के साथ डीलने के लिए उपयोग करेंगे, वो बिल्कुल भी हमें मदद नहीं करेगा, जिसलिए हम उसको अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। साथ हम आखिरी में आ चुके हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।